गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं कंटिन्यू करूंगा चैप्टर 5 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लास्ट क्लास में हमने जिस टॉपिक को डील किया था वो था मेंडल का सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका और एक नाम था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे ये होगा लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दैट इज चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोग इस चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी में और आज हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है द टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर या ट्रेट, the two factors of each trait or character separate or assort या separate दोनों एक ही मतलब हुआ। assort at the time of गैमेट फॉर्मेशन। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन हर एक कैरेक्टर दो फैक्टर यानी एलील से रिप्रेजेंट होता है और ये दो फैक्टर एक दूसरे से अलग होता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड रैंडमली क्या होगा? रैंडमली रीअरेंज forming both parental and new combination of character। रैंडमली रीअरेंज जब होता है दोबारा, जो गैमेट के समय अलग हो गया था, वो फॉर्म करता है बोथ पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये क्रॉस पे मेंडल ने क्या लिया था? ये क्रॉस जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये मेंडल के डाइहाइब्रिड रेशियो का या डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है, जिसका क्या डेफिनेशन था? व्हेन अ क्रॉस इज टेकन प्लेस बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इसमें मेंडल ने पी प्लांट के कौन से टू पेयर को लिया था? वो दो पेयर था येलो राउंड ग्रीन विंकल्ड। ये जो येलो राउंड है और ग्रीन विंकल्ड है इसका क्या होगा? येलो का डबल कैपिटल वाई, आर का डबल कैपिटल आर, यानी ये डोमिनेंट हो गया, और ग्रीन का डबल स्मॉल वाई, विंकल्ड का डबल स्मॉल आर, यानी ये रिसेसिव हो गया। अब गैमेट्स बनेगा। गैमेट जब भी बनेंगे तो मियोसिस से बनेगा। यहाँ लिखे हैं कि द टू फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर, या जिसको मेंडल ने ट्रेट कहा था, सेपरेट होगा। कब सेपरेट होगा? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो डबल वाई का एक वाई, डबल आर का एक आर, इस तरह से डबल स्मॉल वाई का स्मॉल एक और एक स्मॉल आर, दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, क्या आएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है? F1 जनरेशन। अब येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, तो ये हो गया येलो, एंड राउंड इज डोमिनेंट ओवर विंकल्ड, तो ये हो गया राउंड, यानी येलो राउंड जो है F1 कैरेक्टर में हो गया बिकॉज इट फॉलो लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब इसका F2 बनेगा। तो पहले हम गैमेट्स बना लेते हैं। कितने तरह का गैमेट्स बनेगा? 4। कैपिटल वाई से कैपिटल आर का मल्टीप्लाई करो 1, कैपिटल वाई से स्मॉल आर 2,
स्मॉल वाई से कैपिटल आर 3, स्मॉल वाई से स्मॉल आर 4। अब हम लोग F2 रेशियो निकालेंगे, ठीक है। देखो ये पनिश टर्म बना, ठीक है। ये हो गया मेल का सिंबल, ये फीमेल का। अब याद बनाओ कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहां भी करो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई है ना, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो, डबल कैपिटल वाई डबल कैपिटल आर। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो, डबल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो, कैपिटल वाई आर स्मॉल आर। इसके साथ इसका करो, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इसके साथ इसका करो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे आर पहले है, लेकिन हम डोमिनेंट जीन को पहले लिखते हैं और रिसेसिव जीन को बाद में। अब इसके साथ इसको करो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके साथ इसको करो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके साथ इसको करो, कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसके साथ इसको करो, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब देखो डोमिनेंट जीन सिंगल भी होगा तो एक्सप्रेस होगा, लेकिन रेसेसिव जीन को जब एक्सप्रेस होना है इट मस्ट बी इन पेयर। यानी अगर एक वाई और एक आर रहेगा तो ये हो जाएगा येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड। यहां भी होगा येलो राउंड, ये नहीं होगा। यहाँ पे एक वाई एक कैपिटल आर है, येलो राउंड। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे देखो येलो राउंड, येलो राउंड। यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे येलो राउंड। ठीक है। अब ये देखो येलो, दोनों आर स्मॉल है, विंकर्ड। एक वाई है तो येलो, दोनों आर स्मॉल है, विंकर्ड। एक कैपिटल वाई है तो येलो, आर दोनों स्मॉल है तो विंकर्ड। ठीक है। अब दोनों वाई स्मॉल है तो ग्रीन, दोनों आर कैपिटल है तो राउंड, दोनों वाई स्मॉल है ग्रीन, एक आर तो कैपिटल है तो राउंड, दोनों वाई स्मॉल है ग्रीन, एक आर तो कैपिटल है राउंड, और वाई दोनों है तो ग्रीन विंकर्ड। यानी 4 तरह का केस आया, येलो राउंड, येलो विंकर्ड, ग्रीन राउंड और ग्रीन विंकर्ड। इसका रेशियो निकालना है। येलो राउंड कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया। येलो विंकर्ड कितना बार आया? 1 2 3। ग्रीन राउंड कितना बार आया? 1 2 3। और ग्रीन विंकल कितना बार आया? 1। तो रेशियो हो गया, इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 9:3:3:1। ठीक है। तो देखो ये दो कैरेक्टर पैरेंटल टाइप बना। जब ये रैंडमली रीअरेंज होगा तो क्या बोले कि जब ये रैंडमली रीअरेंज होगा तो एक पैरेंटल कैरेक्टर तो बनेगा, साथ ही न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर भी बनेगा। तो यहाँ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर क्या हो गया? येलो विंकल्ड और ग्रीन राउंड। ठीक है। और इसमें जो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है वो 25% होगा। ठीक है। अब ये हो गया मेंडल का थर्ड।
अब इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है मल्टीपल एलील। क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल एलील। देखो अब क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील का सिंपल डेफिनेशन है कि मल्टीपल एलील आर more than 2 alternatives of the same gene found in a population of same species, found in a population of same species, and next all of them are found in the same locus का मतलब पोजीशन of the same chromosome or its homolog। अब हम फिर से एक बार समझाते हैं। मल्टीपल एलील किसको बोलते हैं कि जब एक एलील का दो से ज्यादा अल्टरनेटिव यानी दो से ज्यादा कंट्रास्टिंग फॉर्म पाया जाए, ठीक है, और वो सेम स्पीसीज के ही पॉपुलेशन में पाया जाता है। तीसरा, सभी जो अल्टरनेटिव एलील्स हैं वो एक ही पोजीशन में पाया जाता है और सेम क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में पाया जाता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? पहला, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म of a gene are found। दूसरा क्या होगा? एक तो दो से ज्यादा अल्टरनेटिव एक जीन का पाया जाएगा। दूसरा होगा इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूटेशन ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन का जब म्यूटेशन होगा उससे जो पाया जाएगा वही होगा अल्टरनेटिव फॉर्म। तीसरा क्या होगा? ऑल दीज जीन आर फाउंड इन द सेम लोकस ऑफ द सेम क्रोमोसोम। ये सभी जीन एक ही क्रोमोसोम के एक ही पोजीशन में पाया जाएगा। फोर्थ, these different allele express different alternative expression of the same कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर का अलग अलग एक्सप्रेशन यानी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को ये शो करेगा, क्योंकि एक ही जीन का ये मल्टीपल फॉर्म है, ठीक है। फिफ्थ क्या होगा? फिफ्थ, आउट ऑफ द various
multiple allele, one is dominant over other, one is recessive than other, जितना भी एलील हो उसमें से एक सभी से डोमिनेंट होगा, एक सभी से रेसेसिव होगा, एंड अदर्स सो, बाकी जो एलील बचा हुआ है वो क्या शो करेगा, सो डोमिनेंट, रेसेसिव, incomplete dominance and कोडोमिनेंस। ठीक है, मतलब मान लो जैसे ह्यूमन का छोड़ दो, ड्रोसोफिला के आई कलर को 15 एलील मिलके कंट्रोल करता है, तो उस 15 में से एक प्योरली डोमिनेंट होगा और एक प्योरली रेसेसिव होगा, और बाकी जो 13 बचा उसमें से कोई डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप शो करेगा, कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा, या कोई को डोमिनेंस कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, अब 6, a gamete receive only one allele। जो गैमेट है ये सिर्फ एक ही एलील को रिसीव करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल को डील करेंगे। एग्जाम्पल में बेसिकली हम लोग डील करेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप को। ठीक है, देखो ह्यूमन ब्लड ग्रुप को कौन डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने, और डिस्कवर किया था कि ये 4 है, ए बी और ओ, और ये चारों ही कंट्रोल होता है जीन आई से, जिसको कि LB कहा जाता है, और ये क्रोमोसोम नंबर 9 में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 9 में। ये जो जीन आई है, इस जीन आई का 3 एलील है, 3 फॉर्म है ना, IA, IB और IO। तो जब एक जीन का 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म हो तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल एलील। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिकल जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप। बायोकेमिकल जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, बायोकेमिकल जेनेटिक्स क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे कि IA ये वाला, ये सिंथेसाइज करता है एंजाइम अल्फा N एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइल ट्रांसफरेज, जो सिंथेसाइज करता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज किसके साथ ऐड होता है, लिपिड के साथ। जब ये लिपिड के साथ ऐड होता है तो क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड। अब ये जो ग्लाइकोलिपिड है, ये ग्लाइकोलिपिड अटैच होता है, अटैच टू द सरफेस ऑफ H एंटीजन। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉमन एंटीजन है।
और अटैच होने के बाद क्या ऐड करता है, ऐड गैलेक्टोज, और तब ये क्या बनाता है, एंटीजन ए। और जब ये एंटीजन ए बनाता है तो ये बनाता है ब्लड ग्रुप ए। उसी तरह से जब IB होगा तो ये भी एंजाइम क्या रिलीज करेगा, अल्फा, यहां पे N की जगह हो जाएगा D एसिटाइल गैलेक्टोजामाइल ट्रांसफरेज। ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके साथ जुड़ेगा, लिपिड। लिपिड से ये क्या बनाएगा, सेम ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। फिर ये ग्लाइकोलिपिड किसके साथ जुड़ेगा, अटैच टू सरफेस ऑफ H एंटीजन, वहां पे ये गैलेक्टोज ऐड करेगा इसके जैसा, ठीक है। ऐड गैलेक्टोज, ऐड शुगर बोल सकते हो या गैलेक्टोज, और तब ये क्या बनाएगा, एंटीजन B। और एंटीजन B कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, B। और जब AB होगा तो दोनों बनाएगा, एंटीजन A एंड एंटीजन B, जिससे बनता है ब्लड ग्रुप AB, ठीक है। ये हो गया बायोकेमिकल जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप। अब इसके बाद ड्रोसोफिला भी जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद नया कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट, इसको हम बोलेंगे प्लियोट्रॉपी। क्या पढ़ेंगे, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, ठीक है। इट इज द phenomenon of same gene controlling the expression of more than one trait या कैरेक्टर। जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट एविडेंटली एक्सप्रेस ट्रेट होगा, जो ट्रेट सबसे ज्यादा एक्सप्रेस होगा उसको मेजर इफेक्ट बोलेंगे, और जो ट्रेट सबसे लेस एक्सप्रेस होगा उसको माइनर इफेक्ट बोलेंगे। मेंडल ने भी इसको एक्सप्रेस किया था, मेंडल ने इसको पाया था। मेंडल डिस्कवर्ड प्लियोट्रॉपी in P का साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम, ठीक है, पाइसम सैटिवम। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इसका एग्जांपल दिया था, द जीन कंट्रोलिंग the flower color, the gene controlling the flower color, ठीक है, also express it in color of seed coat and axillary रेड स्पॉट, ठीक है। तो एक जीन कितना कलर कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर
फ्लावर कलर, सीड कोड कलर और एक्सिलरी रेड्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, स्टार्च ग्रेन। इसमें पाया गया जीन कैपिटल बी या जीन बी। ये जीन बी 3 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। स्टार्च सिंथेसिस, शेप और साइज। ठीक है, जब कैपिटल बी होमोजाइगस होगा तो स्टार्च सिंथेसिस हाई होगा, शेप राउंड होगा और साइज लार्ज होगा। अब यही कैपिटल बी जब हेट्रोजाइगस हुआ, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी, तो स्टार्च सिंथेसिस इंटरमीडिएट, शेप राउंड और साइज मीडियम हुआ। यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी शेप राउंड ही रहा, जो इसके डोमिनेंसी को शो करता है। प्लस अभी हम बताए थे, जब कोई जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा तो जो कैरेक्टर सबसे एविडेंटली एक्सप्रेस होगा, मजबूती से एक्सप्रेस होगा, दैट इज कॉल्ड मेजर इफेक्ट। तो यहां पे मेजर इफेक्ट क्या है? राउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब ये दोनों रेसेसिव होंगे तब क्या होगा? स्टार्च सिंथेसिस लो, शेप wrinkled, साइज स्मॉल। देखो कैरेक्टर में कोई भी चेंज है, लेकिन एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है ना, स्टार्च सिंथेसिस को, शेप को और साइज को, इसलिए इसको कहा गया प्लियोट्रॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम इज फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, NURI। ठीक है, सबसे पहले यह है क्या? इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है विच इज ड्यू टू, जिसका कारण है ऑटोसोमल रेसेसिव एलील फाउंड ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। ये एक इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, जो किसके कारण होता है? ऑटोसोमल रेसेसिव एलील, जो कहां पाया जाता है? क्रोमोसोम नंबर 12। द चाइल्ड, जिसमें होता है द चाइल्ड इज बॉर्न नॉर्मल, जन्म तो नॉर्मल लेता है, बट its effect appear in few hours, कुछ घंटे में ये दिखता है। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो एमिनो एसिड है फिनाइल एलानिन, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो क्या होगा इसमें? There is
इंक्रीज concentration of amino acid. There is an increased concentration of amino acid, phenyl alanine in blood and urine. तो ये इंक्रीज कंसंट्रेशन क्यों होगा फिनाइल एलानिन का ब्लड और यूरिन में? as phenyl alanine is not transformed into tyrosine due to lack of enzyme phenyl alanine हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, तो इंक्रीज कंसंट्रेशन फिनाइल एलानिन का ब्लड और यूरिन में क्यों होगा? क्योंकि जो फिनाइल एलानिन है ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है इनटू टायरोसिन। इसका कारण क्या है? ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव एलील जो कि क्रोमोसोम नंबर 12 में पाया जाता है, इसके कारण ये नहीं बन पाता। तो रिजल्ट क्या होता है? फिनाइल एलानिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या क्या था? डेरिवेटिव्स था फिनाइल एलानिन पाइरुवेट, फिनाइल एलानिन लैक्टेट, फिनाइल एलानिन एसिटेट। ये सभी ब्लड और यूरिन में जमा होगा। जब ये जब डेरिवेटिव सबसे पहले सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जमा होगा, इससे क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन होगा, मानसिक बुद्धि में कमी होगी। सेकेंड क्या होगा? स्किन, हेयर और यूरिन। ठीक है, इसमें तुम्हारा माउजी ऑर्डर होगा। ठीक है, माउजी ऑर्डर, उसके साथ साथ स्किन और हेयर में हाइपोपिगमेंटेशन होगा, यानी पूरी तरह से वो ब्लैक नहीं होगा, हल्का सादा हल्का ब्लैक इस तरह का होगा। और एक स्किन डिजीज होगा जिसका नाम है एक्जिमा। इससे बचाया कैसे जाए इस बच्चे को? तो उसको ऐसा डाइट देना पड़ेगा जिसमें फिनाइल एलानिन कम मात्रा में है या ना है, नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जानने से पहले हमें यह जानना है कि जो मेंडल है, मेंडल का जो वर्क है ये 34 इयर्स तक अननोटिस्ड रहा। ठीक है, अननोटिस्ड रहा। क्यों? एक तो इसका एजम्पशन था जो पहला मेंडल का, वो ये था कि जो फैक्टर है ये एक स्टेबल नॉन ब्लेंडिंग और डिस्क्रीट यूनिट है, जो कि ट्रांसफॉर्म होता है
फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और दूसरा इनका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है ना, जैसे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल मेथड प्लस एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोलॉजिकल फेनोमिनन जो मेंडल स्कूल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया था, ये बहुत कोई के लिए अनएक्सेप्टेबल था, जिसमें से ये सबसे ज्यादा कंट्राडिक्टरी था। ठीक है, ये पार्शियली करेक्ट था, जिसको सर्टेन एंड बोवेरी ने 1902 में इस थ्योरी को, इसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से सही किया। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से सही किया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि क्रोमोसोम ही वो मटेरियल है जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। उनका एजम्पशन था इट इज नॉट द जीन बट इट इज द क्रोमोसोम which is transferred from one generation to another generation, and gene are found in the chromosome, so by means of chromosome only they are transferred from one generation to another। जीन ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, बात सही है, लेकिन जीन क्रोमोसोम में पाया जाता है और वो क्रोमोसोम के द्वारा बाय मींस ऑफ क्रोमोसोम इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय मियोसिस। ठीक है, अब उनका एजम्पशन क्या था इस थ्योरी का, इसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। पहला, जो गैमेट्स है ये ब्रिज के रूप में काम करता है बिटवीन टू जनरेशन, इट वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन टू जनरेशन। दूसरा, बोथ गैमेट, दोनों जो गैमेट्स है स्पर्म और ओवम, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तीसरा, जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करता है तो ओनली न्यूक्लियस पार्ट ऑफ स्पर्म फ्यूज करता है, और ये जो न्यूक्लियस है इस पे क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। सो इट इज द क्रोमोसोम विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फोर्थ एजम्पशन ये था कि अगर अगर क्रोमोसोम में किसी भी तरह का डिफिशियंसी होगा या एडिशन होगा, है ना, डिफिशियंसी मतलब कमी, एडिशन मतलब कोई जुड़ेगा, तो वो जो नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा ऑफस्प्रिंग, उसके फिनोटाइपिक इफेक्ट में ड्रास्टिक चेंजेस को लाएगा। ठीक है, उसके बाद मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोसोम में बहुत ही ज्यादा पैरेललिज्म है। पैरेललिज्म क्या है कि जब डाइप्लॉइड क्रोमोसोम होता है तो क्रोमोसोम भी पेयर में होगा और जीन भी पेयर में होगा, और जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट रिसीव single chromosome of the one pair, and gene also becomes single of the two. And last but not the least, among the chromosome which is responsible for controlling the sex of a new young one is called sex chromosome, या उसको कहते हैं एलोसोम, ALLOSOM। ठीक है, that's all for today, thank you।